आज हम लोग गति के भाग 3 का वीडियो लाए हैं, जिसमें हमने गति के भाग 1 और भाग 2 में बहुत से चीज़ों को ख़त्म कर दिए थे। जैसे गति की जितनी भी प्राथमिक चीज़ें थी उससे जुड़ी हुई, वो वेग हो, संवेग हो, जो भी हो। दूसरे वाले में हमने बल के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा दिया था। आज का वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, जो भी छोटी मोटी चीज़ें बची हैं गति से जुड़ी हुई। और एक बात आपको और बता देता हूँ, हम जितना पढ़ा रहे हैं उसमें बहुत सी चीज़ें बहुत अपर लेवल की हैं। मतलब उसको आपको समझ में नहीं आए, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को समझिए कि वो हाईएस्ट रैंक है, उससे ऊपर का कुछ नहीं है। तो आप पहले आसान चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जाम सीट देखा है, जैसे अभी यूपी कांस्टेबल का। तो उसमें मानक का सवाल यही था कि मानक को विमलीय सूत्र निकालने के लिए हम किन 3 मूल इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको वीडियो में बताया था MLT। फिर से एक प्रश्न ये था कि न्यूटन ने अपने सारे नियम, तीनों नियम कहाँ दिए थे। तो ये छोटे छोटे प्रश्न नहीं आते, ये बड़े प्रश्नों पे आप ज़्यादा नहीं जाए। आप पहले जो आसान टॉपिक है उसको समझे कि 100% अपना बनाए, फिर आगे आए। देखिए गति भाग 3 में हमने आपको भाग 2 में जो खत्म किया था वहीं से कुछ शुरू करना पड़ेगा। हमने न्यूटन के 3 नियमों को पढ़ा था, ध्यान से समझिए मेरे बात को। पहले नियम से हमें बल का परिभाषा मिला, दूसरे से हमें परिमाण मिला। बल का परिभाषा मिला, दूसरे में परिमाण क्या मिला, F बराबर ma। तीसरे में हमने एक्शन रिएक्शन लॉ पढ़ा। एक्शन रिएक्शन लॉ मतलब कि हर एक्शन का उतना ही क्या होता है, उसका उतना ही असर भी पड़ता है उल्टा की तरफ। ठीक, तो ये हमने न्यूटन के 3 नियम पढ़े और बहुत से हमने बल को भी पढ़ा था। अब थोड़ा सा उसी को और ज़्यादा चर्चा में हम आगे बढ़ाते हुए, जैसे हमने बल में आपको मैंने बताया था, देखिए बल में एक बताया था अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्रीय बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये ऑलरेडी लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा दिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, mv²/r के। और ये बहुत डिटेल में मैंने चर्चा किया था। मैंने आपको जब वृत्तीय गति पढ़ा रहा था, मैं उसी वक्त में अभिकेंद्रीय बल को भी खत्म कर दिया, क्योंकि ये भी वृत्त से जुड़ा हुआ है। अभिकेंद्रीय बल के बाद एक इसी के नाम का होता है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, अब ध्यान से समझिए, मैं मात्रा गलती लिख सकता हूं लेकिन शब्द सही। देखिए अपकेंद्रीय बल को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ध्यान से समझिए, नाम सही। अभिकेंद्रीय मतलब केंद्र की ओर, ये वृत्त था तो केंद्र की ओर जो बल लगे वो होता है अभिकेंद्रीय बल। और जो केंद्र से दूर की ओर बल निकले उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। अब इसमें सवाल क्या आता है, अपकेंद्रीय बल का कोई फॉर्मूला आपको नहीं याद करना है, आपको याद क्या करना है, कुछ विधि के नाम आपको पूछ देता है एग्जाम में कि बताइए इस प्रक्रिया में, इस विधि में हम अपकेंद्रीय बल का प्रयोग करते हैं कि अभिकेंद्रीय। सवाल समझते जाइए। मैं टॉपिक के साथ ये भी बताने की कोशिश करता हूं कि किससे कैसा प्रश्न पूछता है, किससे कैसा प्रश्न पूछता है। मैंने जैसे आपको बताया अभिकेंद्रीय बल आपसे निकलवा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, लेकिन अपकेंद्रीय बल से क्या सवाल आता है, आपको मशीन ले देगा, बोलेगा बताइए क्या ये अपकेंद्रीय बल से काम करता है, या फिर कोई विधि बताएगा कि ये जो घटना हो रही है ये बताइए क्या इसमें अपकेंद्रीय बल लग रहा है। जैसे इसका घटना बता रहा हूँ, दूध से मक्खन को अलग करना है, दूध से मक्खन अलग करना है, दूध से मक्खन अलग करना है, खून से, रक्त से प्लेटलेट्स को अलग करना है, प्लेटलेट्स ब्लड जो हमारा रक्त होता है वो बना रहता है, इसको अलग करना है। कोई भी चीज, जैसे घर पे हम जिस वो मथनी का जो इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल। अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल, उसको जिस भी चीज को हम गोल गोल घुमा के अलग करते हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय। जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन कहने का मतलब है कि जो हमारी घर पे कपड़ा धोने वाली मशीन होती है वो भी किस बल पे काम करती है, अपकेंद्रीय बल पे काम करती है। किस बल पे काम करती है, अपकेंद्रीय बल पे। दूध से मक्खन निकालने में भी हम किस बल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये 3 सबसे। ये प्लेटलेट्स वाला मेडिकल से जुड़ा हुआ है, हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट से। तो कई बार बायोलॉजी के रूप में पूछ देता है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का ये क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। तो इस तरह हमने बल के एक और प्रकार को पढ़ लिया। यहाँ तक तो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, इसको मैंने रिवाइज किया, और अपकेंद्रीय बल हमने नया में देखा। अपकेंद्रीय बल के होने वाली 3 प्रमुख घटनाएं भी मैंने बता दिया आपको। एक शब्द आता है इम्पल्स, एक शब्द होता है इम्पल्स। आप इसको ध्यान से देखते रहिए। एक शब्द क्या होता है, इम्पल्स। एक होता है इम्पल्स, और इम्पल्स को बोलते हैं हम लोग आवेग। क्या बोलते हैं, आवेग। ध्यान से समझिए,
इम्पल्स क्या होते हैं देखिए, इम्पल्स को हम लोग आवेग बोलते हैं। इम्पल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेग। अब इसको ध्यान से समझिए, ये शायद लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद मुझे कुछ ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए इम्पल्स मतलब होता है आवेग, इम्पल्स आवेग, ध्यान से समझिए मेरे बातों को। देखिए आवेग कहते हैं ना कि किसी वस्तु के ऊपर बल लग रहा है, लेकिन कितने समय के लिए लग रहा है। मैं बोलूं कि मेरे ऊपर 50 का बल लगा 5 सेकंड के लिए, कोई बोला मेरे ऊपर 20 का लगा लेकिन 2 घंटे के लिए, तो देखिए दोनों में अंतर है। तो बल कितने समय तक लगा, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेग, इम्पल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आवेग। बल का इकाई होता है न्यूटन और समय का होता है सेकेंड। तो इसकी इकाई, इसका मात्रक क्या हो जाता है? न्यूटन सेकेंड। इसका मात्रक क्या हो जाता है? न्यूटन सेकेंड। कहते हैं कि बल जो संवेग होता है, वो जो आवेग होता है वो संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? संवेग परिवर्तन। ये लाइन बस याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में सीधा पूछ देता है कि आवेग, किसी वस्तु का आवेग बराबर होता है किसके। बहुत इजी प्रश्न आए थे कांस्टेबल के एग्जाम में, मैंने देखा, उसका सेट पेपर देख रहा था। तो कह रहे कि जो इम्पल्स है, आवेग है, वो किसके बराबर होता है? तो संवेग परिवर्तन के। संवेग क्या होगा? आपको याद होगा कि मास इंटू वेलोसिटी, मतलब द्रव्यमान गुणे वेग। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणा कर दिया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संवेग। तो इस तरह समझिए, ये बोल रहा है कि किसी वस्तु पे कितना इम्पल्स, कितना प्रभाव पड़ा है बल का, ये निकालना है। तो बस आप उसके किसी एक समय का संवेग निकाल लीजिए और किसी दूसरे समय का, जो संवेग में अंतर आता है वही उस पर क्या पड़ा है? प्रभाव पड़ा है। उम्मीद है आप ये समझ रहे होंगे। ठीक, अब देखिए इम्पल्स में आपको बता दिया। इसके बाद ना एक पढ़ना है संतुलन, संतुलित बल, संतुलन बल, और एक पढ़ना है असंतुलन बल। लास्ट टॉपिक यही है, असंतुलन, असंतुलन बल। ठीक, देखिए संतुलित बल को इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस फोर्स। क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। इसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। ध्यान से समझिए, अनबैलेंस फोर्स। जो बैलेंस फोर्स होता है, जो बैलेंस फोर्स होता है, इसमें किसी वस्तु के ऊपर जो नेट फोर्स होता है, जो नेट फोर्स होता है, मतलब जो ओवर, जैसे इस तरह समझिए कि आपके घर में 10 लोग कमा रहे हैं, तो सबके कमाई को जोड़ के जो पूरा कमाई होता है उसे बोलते हैं नेट कमाई, पूरी कमाई। उसी तरह किसी वस्तु के ऊपर पूरा बल जो लग रहा है, यदि उसका मान 0 हो, पूरा बल यदि 0 न्यूटन के बराबर हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। जैसे मैं खड़ा हूं, तो मुझे हवा इधर से भी धक्का दे रही है, इधर से भी, लेकिन मैं कहीं हिल नहीं रहा हूं, तो मेरे ऊपर नेट फोर्स क्या है? 0 है। लेकिन अनबैलेंस फोर्स, हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वो चलने लगता है, तो वो क्या है? असंतुलित बल। उस पर जो बल है वो 0 के बराबर नहीं है। तो जब बल 0 के बराबर नहीं हो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? असंतुलित बल। क्या बोलते हैं? असंतुलित बल। तो जो लास्ट टॉपिक था, कभी कभी ये पूछता है कि संतुलित बल और असंतुलित बल, तो जिस वस्तु का नेट फोर्स, मतलब सब बलों को मिला दिया जाए, यदि 0 है तो वो संतुलित है, और यदि 0 नहीं है तो वो असंतुलित है। इम्पल्स भी आप लोगों को, आवेग भी समझ में आ ही गया होगा, इसके मात्रक को याद रखिएगा। और ये एक लाइन की आवेग परिवर्तन, आवेग का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुणे समय, और ये किसके बराबर होता है? संवेग परिवर्तन के। इससे सीधे सवाल हमारे एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो इस तरह हमने गति के 3 वीडियो के थ्रू आपके पूरा गति चैप्टर, इसके बाद कोई भी चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, 1-2 चैप्टर अंत में हमें दिखने को मिल सकते हैं, लेकिन बाकी सारे चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक, तो आप इतना जरूर देखिएगा, और जो भी आपको डाउट हो आप जरूर बताएं।